Hello everyone, welcome back to the YouTube channel and today we are going to discuss fog and weight system call in depth, right? क्योंकि यहाँ पे थ्योरी भी पढ़ेंगे और साथ साथ पूरी अच्छे से प्रैक्टिस भी करेंगे। नॉर्मल फॉग के भी क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ और ये फॉग जो वैल्यूज़ रिटर्न करती हैं, नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करती है, पॉजिटिव वैल्यू भी रिटर्न करती है और ज़ीरो भी रिटर्न करती है, आपको पता होगा। उसके भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, राइट? इसके अलावा ये वेट सिस्टम कॉल एंड फॉग और वेट को मिला के भी मैं एक कोड यहाँ पे लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली फॉग एंड वेट क्या है? सिस्टम कॉल्स हैं बेसिकली ये दोनों। सिस्टम कॉल्स क्या होती है? आपको पता होगा कि जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बेसिकली टू पोर्शंस में डिवाइडेड रहता है। फर्स्ट इज़ द यूज़र मोड एंड सेकेंड इज़ द कर्नल मोड, राइट? यूज़र मोड के पास में हर एक चीज़ का एक्सेस नहीं होता, राइट? प्रिविलेज एक्शंस जो होता है वो केवल और केवल कर्नल मोड ही होता है। पर जब अपना प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है तो एग्जीक्यूशन ऑफ एवरी प्रोग्राम स्टार्ट्स विद अ यूज़र मोड, राइट? अब अगर उस यूज़र मोड को कुछ ऐसी चीज़ करनी पड़े, राइट, जिसमें कर्नल की ज़रूरत पड़े तो उसको यूज़र मोड से कर्नल मोड में शिफ्ट करना पड़ेगा। कैसे शिफ्ट करेगा? बाय चेंजिंग द मॉड बिट, राइट? और यही चेंज करने के लिए उसको किस चीज़ की ज़रूरत है? सिस्टम कॉल की ज़रूरत है, राइट? कि अगर हमारा नॉर्मल प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ है यूज़र मोड से, बिल्कुल ठीक बात है, हो रहा है, बीच में कोई ऐसा ऑपरेशन आ गया, प्रिविलेज ऑपरेशन आ गया जो सिर्फ कर्नल ही कर सकता है, यूज़र नहीं कर सकता, तो यूज़र विल कॉल द कर्नल बाय अ सिस्टम कॉल, राइट? फॉर एग्जांपल जैसे कि हम अपना नॉर्मल कोड होता है, मेन होता है, राइट? उसके अंदर पूरा कोड होता है। फॉर एग्जांपल बीच में हम क्या ए के अंदर 5 रखते हैं, बी के अंदर 4 रखते हैं और कह देते हैं सी इक्वल्स टू सम ऑफ ए कॉमा बी। तो हम यहाँ पे हम ए प्लस बी नहीं कर रहे, मतलब ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। किसको कॉल कर रहे हैं? सम एक फंक्शन होगा, कहीं तो होगा, उसको कॉल कर रहे हैं एंड वी डोंट नो व्हाट इज द सम फंक्शन। बस जो सम है वो दो वैल्यू ले रहा है, ए और बी की वैल्यू ले रहा है और रिटर्न कर रहा है, इनका समीशन रिटर्न कर रहा है, डेट इज स्टोर्ड इन द सी, राइट? सेम उसी तरीके से अब यहाँ पे जो मेन है ना, मेन के पास परमिशन नहीं है ए और बी का समीशन करने की। ए और बी का समीशन ऑपरेशन करने की परमिशन किसके पास है? केवल और केवल इसी फंक्शन के पास। बिल्कुल इसी तरीके से यूज़र मोड कर्नल मोड काम करता है। सपोज कि ये जो है ये पूरा अपना क्या है? यूज़र मोड है, राइट? एंड जो ऊपर सम की डेफिनेशन होगी वो क्या होगी अपनी? वो होगी अपनी कर्नल, राइट? तो यहाँ पे यूज़र मोड में प्रोग्राम चल रहा था, यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ी, क्या ज़रूरत पड़ी कि ए और बी का हमें समीशन करना है, पर यूज़र को परमिशन नहीं थी ए प्लस वाला ऑपरेटर इस्तेमाल करने की। प्लस वाला ऑपरेटर इस्तेमाल करने की परमिशन किसकी थी? कर्नल के पास थी। तो यूज़र ने क्या करा? एक फंक्शन को कॉल कर दिया सम ए कॉमा बी, जिसने कर्नल को इन्वोक किया, राइट? इन्वोक किया, जिसने ए और बी का समीशन किया और रिजल्ट आपका वो कर दिया, रिटर्न कर दिया, राइट? तो आपका समीशन का कार्य पूरा हो गया। समीशन ऑल्दो इज नॉट अ कर्नल फंक्शन, ये मैंने एक एनालॉजी एग्जांपल लिया है, राइट? तो इसी तरीके से कि यूज़र मोड चल रहा है, बीच में कुछ प्रिविलेज ऑपरेशन हुआ तो यूज़र ने फंक्शन को कॉल किया यूजिंग सिस्टम कॉल्स और फिर वो रिटर्न आया। नाउ द थिंग इज कि अगर सम करना है तो अलग फंक्शन लगाना होगा, सब्ट्रैक्ट करना है तो एस यू बी ए कॉमा बी, मल्टीप्लाई करना है तो एम यू एल ए कॉमा बी, राइट? और सबकी डेफिनेशन भी अलग अलग हुई कर्नल के अंदर। सेम इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा? अगर अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए अलग अलग सिस्टम कॉल्स लगेंगे, राइट? फॉर डिफरेंट ऑपरेशन डिफरेंट सिस्टम कॉल, राइट? ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रिविलेज ऑपरेशन हो कि आपको एक ही सिस्टम कॉल लगाने, नो, सम करना है तो अलग, मल्टीप्लाई करना है तो अलग, एनालॉजी, राइट? तो उसी में अपने पास दो सिस्टम कॉल्स हैं, एक है अपनी फॉर्क और एक है अपनी वेट, राइट? ये देखिए आर्ग्यूमेंट यहाँ पे एम्प्टी है, मतलब कि फॉर जब कॉल होती है तो वो कोई भी वैल्यू पास नहीं करती, राइट? पर फंक्शन है, क्योंकि ये फंक्शन है, इट इज़ अ फंक्शन, जैसे सम फंक्शन था वैसे ही फंक्शन, तो ये भी कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा होगा। सिमिलरली वेट कोई भी वैल्यू लेके नहीं जा रही, पर कोई ना कोई वैल्यू पास कर रही हो, कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न कर रही हो, राइट? फॉर्क कब कॉल होता है? जब भी हमारा कोई न्यू प्रोसेस
या फिर स्पेसिफिकली कहें तो चाइल्ड प्रोसेस, फॉर क्रिएशन ऑफ चाइल्ड प्रोसेस। जब भी कोई हमारा कोई एक प्रोसेस है वो अपना चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करना चाहता है तो क्रिएशन ऑफ द प्रोसेस अ प्रिविलेज, एक प्रिविलेज ऑपरेशन जो कि केवल कर्नल कर सकता है, यूजर नहीं कर सकता, तो फॉर्क फंक्शन को कॉल कर देगा। एंड व्हाट इज वेट फॉर, वेट बाद में देखेंगे, वैसे पेरेंट का वेट करवाने के लिए होता है, पर जब वेट पे आएंगे तब पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो फॉर कब इस्तेमाल होता है, फॉर क्रिएशन ऑफ चाइल्ड प्रोसेस, राइट। नाउ अब आप ये समझ चुके हो कि जब भी कोई भी प्रोसेस अपना चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करना चाहेगा तो वो फॉर्क ये फंक्शन को इस्तेमाल कर देगा, राइट। अब चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो चुका है, अब जब चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हुआ है तो उसका एग्जीक्यूशन कहाँ से कंटिन्यू होगा, क्या वो फर्स्ट लाइन से कंटिन्यू करेगा, नहीं, वो जहाँ से फॉर्क कॉल हुआ ना उसी की नेक्स्ट लाइन से वो अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा, या फिर उसी लाइन से वो अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा, राइट। तो इसमें दो चीज़ें याद रखना, फर्स्ट चाइल्ड इज एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ इट्स पेरेंट, राइट, कि पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी होती है चाइल्ड, राइट। एक एक लाइन कोड का पेरेंट का जो होता है वही सेम एग्जैक्ट चाइल्ड का होता है। और सेकंड एग्जीक्यूशन ऑफ चाइल्ड प्रोसेस विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, राइट, कि जहां पर भी उसको कॉल किया गया, जैसे ही यहाँ पर फॉर्क को कॉल किया गया तो चाइल्ड का जो एग्जीक्यूशन है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। आई होप कि आपको फॉर्क सिस्टम कॉल क्या होती है वो आपको समझ में आ गया होगा, राइट। क्या होती है, एक बार फिर से क्विक रिकैप, कि जब भी पेरेंट को अपना चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करना होता है वो फॉर्क लगा देता है, राइट, फिर चाइल्ड प्रोसेस बन जाता है। चाइल्ड प्रोसेस जो होता है वो एग्जैक्ट रेप्लिका, एग्जैक्ट कॉपी होती है अपने पेरेंट की, मतलब जो पेरेंट का कोड है डिट्टो कॉपी होकर चाइल्ड में आ जाता है। नाउ जो चाइल्ड का जो एग्जीक्यूशन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो स्टार्टिंग से फ्रॉम द फर्स्ट लाइन से स्टार्ट नहीं होता, जहाँ पर फॉर्क कॉल करके चाइल्ड बनाया गया था उसके जस्ट नेक्स्ट लाइन से, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन से चाइल्ड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो चलिए अब क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। फर्स्ट, राइट, अब इनमें मैं क्या करता हूं, सबसे पहले आप जो है ना ऐसे नंबरिंग कर दो लाइन की, ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, राइट। अब देखो आपके पास सबसे पहले एक पेरेंट प्रोसेस है, पेरेंट नहीं सिर्फ एक प्रोसेस है, राइट, प्रोसेस P कह देते हैं इसको, P1, ठीक है। अब इस प्रोसेस के अंदर फर्स्ट लाइन है फॉर्क, सेकंड लाइन है प्रिंट, ठीक है। ये पूरा ना लिखना पड़े इसलिए मैंने ये 1 और 2 से लिख लिया। कंट्रोल कहाँ है आपका, स्टार्टिंग में इस लाइन पे होगा, इस लाइन पे कंट्रोल आया तो इसने क्या देखा, फॉर्क, जैसे इसने फॉर्क देखा इसने क्या करा, चाइल्ड प्रोसेस बना दिया, राइट, इसने क्या करा, अपना चाइल्ड प्रोसेस बना दिया, तो इसने अपना चाइल्ड प्रोसेस बना दिया, राइट। इसको कह दो सपोज C1, ठीक है, P1 का चाइल्ड C1, ठीक है। अब इसके सब मतलब चाइल्ड प्रोसेस बन गया, फिर हमने देखा चाइल्ड इज द एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द पेरेंट, तो चाइल्ड एग्जैक्ट रेप्लिका हो गई पेरेंट की, फॉर्क प्रिंट, ठीक है। अब कंट्रोल कहाँ पे रहेगा, इसका एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा, इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा यहां से, कंट्रोल Z रेड कलर यहां से, राइट, ठीक है। नाउ अब पेरेंट का जब चाइल्ड बन चुका है तो क्या सिर्फ चाइल्ड एग्जीक्यूट होगा, नहीं, फॉर्क का काम बस इतना था कि चाइल्ड को बना दिया, बस काम खत्म। अब ये जो ये वाली लाइन है इसका काम जो है वो खत्म हो चुका है, इसका काम क्या था, बस इसने चाइल्ड को बना दिया। फिर उसके बाद में
चाइल्ड को बना दिया, इसका एग्जीक्यूशन खत्म। नाउ कंट्रोल आया इस लाइन पे, इस लाइन पे आया तो इसने क्या करा, प्रिंट हेलो को प्रिंट करा दिया। तो सपोज ये जो आउटपुट है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसने हेलो को प्रिंट करा दिया। नाउ अब इसका एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, पेरेंट का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, चाइल्ड का एग्जीक्यूशन अभी बचा था, मतलब एक प्रोसेस का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, दूसरे प्रोसेस का एग्जीक्यूशन अभी बाकी। इसका जो कंट्रोल था वो यहाँ पर आया, यहाँ पे था, तो इसने भी क्या करा, चाइल्ड को हेलो को प्रिंट करा दिया, राइट। अब पहले चाइल्ड का हेलो प्रिंट होगा या फिर पहले प्रोसेस का हेलो प्रिंट होगा, क्योंकि देखो अब तो ये दोनों अलग अलग प्रोग्राम की तरह ट्रीट हो रहे हैं ना, ये वाला एक अलग प्रोग्राम है, ये वाला एक अलग प्रोसेस है, ये वाला एक अलग प्रोसेस है, बस इसका कंट्रोल यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसका कंट्रोल यहाँ से स्टार्ट हुआ, दैट्स द डिफरेंस, राइट। और दोनों को एट द एंड क्या करना था, प्रिंट करना था। तो पहले किसका प्रिंट होगा, पेरेंट का कि चाइल्ड का, राइट, किसी का भी हो सकता है, राइट। जब हम वेट आएगा ना तब हम देखेंगे कि वेट आ गया तो वो अपने चाइल्ड के एग्जीक्यूशन तक वेट करेगा, जब चाइल्ड का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा फिर वो अपने खुद का एग्जीक्यूशन आगे बढ़ाएगा, राइट। ये सब वेट में। पर यहाँ पे क्या है, अगर सिर्फ फॉर्क है तो फॉर्क का काम क्या था कि अपना चाइल्ड बनाना, और एग्जीक्यूशन चाइल्ड और पेरेंट का दोनों का एक साथ चलेगा, कॉन्करेंट चलेगा। तो जो प्रिंटिंग है वो किसी भी ऑर्डर में हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि चाइल्ड की पहले हो जाए पेरेंट की बाद में हो, ऐसा भी हो सकता है पेरेंट की पहले हो जाए चाइल्ड की बाद में। अच्छा, एक चीज़ और, जब पेरेंट और चाइल्ड दोनों हेलो ही प्रिंट करा रहे हैं, दोनों का कोड ही एग्जैक्ट सेम है, तो अब जब दोनों का कोड सेम है तो दोनों प्रिंट भी सेम ही कराएंगे। तो फर्क क्या पड़ता है, ऑर्डर का फर्क पड़ता है, क्यों? क्योंकि आई हैव सेड यू कि जो फॉर्क है वो एक फंक्शन है, फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, राइट। फंक्शन फॉर्क वैल्यू रिटर्न करेगा एंड दैट वैल्यू इज डिफरेंट फॉर द पेरेंट एंड चाइल्ड। वो पेरेंट की वैल्यू डिफरेंट होगी, चाइल्ड की वैल्यू डिफरेंट होगी। तो हम उस वैल्यू को भी कंपेयर करके डिसाइड कर सकते हैं कि अगर ये वैल्यू पेरेंट की वैल्यू के बराबर हुई तो हम ये वाला कोड एग्जीक्यूट करेंगे, अगर ये चाइल्ड की वैल्यू के बराबर है तो हम ये वाला कोड एग्जीक्यूट करेंगे। इन दिस वे वी कैन डिफरेंटली प्रिंट वैल्यूज फॉर पेरेंट एंड चाइल्ड, राइट। आगे जाके देखेंगे, इसका भी एग्जांपल है अपने पास। ऑलराइट, नाउ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है, सिमिलर नंबरिंग कर देता हूं पहले मैं, 1 2 3 4, ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रही है ना, हेलो हेलो, या नाउ सबसे पहले पेरेंट का प्रोसेस, मतलब सिर्फ एक प्रोसेस P1, ठीक है। फिर इसके अंदर पहला इंस्ट्रक्शन, अब मैं लिख नहीं रहा, दूसरा, तीसरा एंड चौथा, एंड कंट्रोल आपका कहाँ पर है, पहले पे, राइट। पहले पे आया तो क्या, सिर्फ और सिर्फ प्रिंट हो गया हाय, राइट। कोई प्रोसेस क्रिएट नहीं हुआ क्योंकि प्रिंट एफ थोड़ा ना कोई प्रोसेस क्रिएट करता है। फिर दूसरा इंस्ट्रक्शन आया, दूसरे इंस्ट्रक्शन ने क्या देखा, फॉर्क देखा, तो फॉर्क देखते उसने क्या करा, चाइल्ड को क्रिएट कर दिया, तो इसने चाइल्ड को क्रिएट करा, राइट, C1। नाउ इट क्रिएटेड अ चाइल्ड विच इज़ द एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ इट्स पेरेंट। तो इसके अंदर भी यही चारों कोड की लाइन होंगी, राइट। पर इसका जो कंट्रोल होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से क्रिएशन हुआ था ना, तो इसके जस्ट नेक्स्ट लाइन, तीसरी वाली लाइन पे इसका एग्जीक्यूशन आ गया, राइट। अब यहाँ पे भी देख सकते हो आप, पहले पेरेंट को भी चला सकते हो, चाइल्ड को भी चला सकते हो, किसी को भी चला सकते हो। सपोज हम पेरेंट को चलाते हैं, फिर पेरेंट ने ये वाली लाइन एग्जीक्यूट कर दी थी फॉर्क, फिर पेरेंट का कंट्रोल आ गया इस वाली लाइन पे, इस वाली लाइन पे क्या फिर से फॉर्क है, तो इसने एक और चाइल्ड बनाया, एक और चाइल्ड बनाया विच इज द एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ इट्स पेरेंट, ठीक है। और इस चाइल्ड का कंट्रोल कहाँ पे आएगा, चौथी वाली लाइन पे, ठीक है, C1 C2, ठीक है। फिर अभी पेरेंट को ही कंप्लीट कराते हैं, फिर एक एक करके सारे प्रोसेस को अब ये वाला इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, अब इसका कंट्रोल आ गया इस पे, अब इस पे कंट्रोल आ गया तो क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रिंट एफ, तो इसने प्रिंट कर दिया हेलो को, ठीक है। नाउ इस वाले चाइल्ड के एग्जीक्यूशन कंप्लीट करते हैं। अभी तीसरी वाली एग्जीक्यूशन करनी थी ना, फॉर्क, तो तीसरी वाली फॉर्क करनी थी, तो फॉर्क से क्या हुआ, इसने अपना खुद का एक और चाइल्ड बना दिया,
इसको हम बोलते हैं C11, राइट। C1 का चाइल्ड C11, C2 का चाइल्ड C21, राइट। C2 का अगर एक और चाइल्ड होगा तो C22। इस तरीके का नॉमेनक्लेचर हम जनरली फॉलो करते हैं ताकि अपने को कंफ्यूजन ना रहे। एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ इट्स पेरेंट, ये C11 C1 की एग्जैक्ट रेप्लिका होगी, P1 की रेप्लिका नहीं होगी, ठीक है, ध्यान रखना अगर कभी कोड चेंज हो जाए तो, राइट। और इसका एग्जीक्यूशन कहाँ से हो रहा है स्टार्ट, तीसरे पे था तो अब चौथे पे, ठीक है। नाउ इसका एग्जीक्यूशन तीसरे वाले का खत्म हो गया, अभी चौथा वाला रेड, ठीक है। अभी चौथे वाला क्या है, सिंपल प्रिंट है तो इसने भी प्रिंट करा दिया, प्रिंट हेलो, ऑल राइट। नाउ इसका खत्म हो गया, अब इसका देख लेते हैं, इसका क्या है, ये चौथे वाले पे एग्जीक्यूशन है, चौथे वाला क्या है, सिंपल सा प्रिंट, तो इसने भी प्रिंट करा दिया, ठीक है। नाउ इसका एग्जीक्यूशन खत्म हो गया, अब इसका देख लेते हैं, ये कहाँ पर है, ये भी अपने चौथे वाले पे है, ये अपने चौथे वाले पे है, तो चौथा वाला इसका क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रिंट करा रहा है हेलो को, तो इसने भी सिर्फ और सिर्फ प्रिंट करा दिया। क्या किसी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन अब बाकी है, इन ये जो 1 2 3 4 4 प्रोसेस टोटल क्रिएट हुए थे, तो इसमें से किसी का भी एग्जीक्यूशन होना बाकी है, नहीं, ये चार के चार प्रोसेस अपना तो कंप्लीट एग्जीक्यूशन कर चुके हैं, राइट। तो अगर पूछा जाए कि कितनी बार हेलो प्रिंट हो रहा है, तो 1 2 3 4 4 बार हेलो प्रिंट हो रहा है, राइट। अब 4 बार हेलो प्रिंट हो रहा है, पेरेंट का पहले हो रहा है कि चाइल्ड का पहले हो रहा है, वी कैन नॉट से, क्योंकि फोर्क में पेरेंट और चाइल्ड दोनों कंकरेंटली एग्जीक्यूट करते हैं, तो वी कैन नॉट कमेंट कि पेरेंट पहले कर रहे हैं चाइल्ड पहले कर रहे हैं, किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं, ठीक है। हाई कितनी बार प्रिंट हो रहा है, केवल और केवल एक ही बार। अगर हमसे पूछा जाए नंबर ऑफ पेरेंट प्रोसेस, पेरेंट प्रोसेस हमेशा एक ही होता है, ठीक है। नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस, चाइल्ड या फिर न्यू प्रोसेस, न्यू प्रोसेस कितने हैं, 1 2 3, 3 है, ठीक है। और टोटल प्रोसेस कितने हैं अपने पास, 4 है, ठीक है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आई होप सो कि आप ये नॉर्मल वाले फॉर्मेट में क्लियर हो चुके होंगे, राइट। एक ये क्वेश्चन और देख लेते हैं, इस क्वेश्चन से तो आपको पक्का क्लियरिटी हो जाएगी, क्योंकि ये इतने बड़े, इतने ज़्यादा फॉर्क लगे हैं, मतलब जितने ज़्यादा फॉर्क उतने ज़्यादा प्रोसेस क्रिएट होंगे, उतनी ज़्यादा आपको एक ग्राफ बनाने में क्लियरिटी आएगी। एंड आई एम टेलिंग यू, अगर आपको एक बार ग्राफ बनाने में क्लियरिटी आ गई तो यू आर नॉट गोइंग टू एक भी क्वेश्चन गलत आप नहीं करने वाले हो, क्योंकि एग्जाम में मुश्किल से 2 फॉर्क इस्तेमाल होंगे एक क्वेश्चन में, 2 से ज़्यादा फॉर्क कभी इस्तेमाल नहीं करता गेट, ठीक है। ही डोंट वांट कि आप एक ही क्वेश्चन में आप 5 मिनट लगा दें, ठीक है। तो इसमें भी यही करता हूँ, नंबरिंग करता हूँ, ये पेरेंट बना देता हूँ, इसके अंदर 4 इंस्ट्रक्शन लिख देता हूँ, 1 2 3 4, कंट्रोल लगा देता हूँ। सबसे पहले ये एग्जीक्यूट हुआ, इसने एग्जीक्यूट करते ही अपना चाइल्ड बना दिया C1, चाइल्ड जो है वो एग्जैक्ट कॉपी है अपने पेरेंट की, राइट। इस चाइल्ड पे जो कंट्रोल है वो 2 से स्टार्ट हुआ, फिर इसका कंट्रोल कहाँ चला गया, 2 पे चला गया, तो इसने अपना एक और चाइल्ड बना दिया, क्योंकि सेकंड वाला भी फॉर्क है, तो इसने चाइल्ड बनाया, इसको नाम दे दिया C2, 1 2, ठीक है। तो फिर इसका, अब इसका कंट्रोल कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, 3 से स्टार्ट हुआ होगा, फिर इसका कंट्रोल चला गया 3 पे, तो इसने अपना एक और चाइल्ड बना दिया, कि तीसरा स्टेटमेंट भी यही है, ठीक है। और इसका कंट्रोल कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, 4 से स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है। नाउ इसका कंट्रोल आ गया 4 पे, 4 पे क्या था, केवल और केवल प्रिंटिंग, तो प्रिंट कर दिया, ये प्रिंट तो हम रेड कलर से कर रहे थे ना,
ठीक है। फिर इसका अब इसका ख़त्म हो गया, अब C1 का देख लेते हैं, राइट। C1 में क्या सेकंड वाला एग्जीक्यूट होगा, सेकंड वाला एग्जीक्यूट हुआ तो फिर से एक और चाइल्ड क्रिएट हो गया, क्योंकि सेकंड पे भी फॉर्क लिखा हुआ है, नीचे जगह है ना, हाँ है। 1 2 3 4, ठीक है। और इसका एग्जीक्यूशन कहाँ पे इसके स्टार्ट होगा, 3 से स्टार्ट हो गया, नाम इसको दे दिया C11, ठीक है। C11 किसका चाइल्ड है, C1 का चाइल्ड है, ठीक है। फिर उसके बाद में इसका हो गया ये वाला, ये भी फॉर्क है, तो एक और इसका क्रिएट हो गया C12, 1 2 3 4, ठीक है। और फिर इसका एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा, फोर्थ से स्टार्ट होगा, फिर इसका आ गया आपका फोर्थ पे एग्जीक्यूशन कंट्रोल, ठीक है। अब कंट्रोल फोर्थ पे आया तो फोर्थ का काम तो सिंपल सा प्रिंट कराना था, तो इसने प्रिंट करा दिया, प्रिंट हेलो, ठीक है। फिर ये वाला ख़त्म हो गया, अब ये वाला आ गया, इसमें 3 पे था, 3 पे फॉर्क लिखा हुआ है, तो इसने भी अपना एक चाइल्ड बना दिया, राइट। अब इसके चाइल्ड को क्या कहेंगे, इसके चाइल्ड को कहेंगे C21, राइट, कि सेकंड वाले का फर्स्ट चाइल्ड। 1 2 3 और 4, ठीक है। और कंट्रोल इसका कहाँ से हो गया, फोर्थ से, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन से, ठीक है। फिर इसका ये तीसरा वाला हो गया एग्जीक्यूट, अभी इसका कंट्रोल आ गया चौथे वाले पे, तो चौथा वाला क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है, तो इसने भी यहाँ पे प्रिंट करा दिया, ठीक है। अब ये C3 का देखते हैं, C3 का कहाँ पे था, फोर्थ पे था, तो अभी फोर्थ वाला भी प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो अब ये वाला C1 भी कंप्लीट हो गया, C2 भी कंप्लीट हो गया, C3 भी कंप्लीट हो गया। अब C11 को देख लेते हैं, C11 का कंट्रोल कहाँ पे था, 3 पे था, तो 3 पे क्या है, फॉर्क है, तो C11 ने भी अपना एक और चाइल्ड बना दिया, राइट। तो इसको हमने कहा C111, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो इसका कंट्रोल कहाँ पे आएगा, चौथे वाले पे, ऑलराइट। फिर ये हो गया, अब इसका कंट्रोल कहाँ पे आया, फोर्थ वाले पे आ गया, तो इसने प्रिंट करा दिया। अब ये ख़त्म हो गया, फिर इसका कंट्रोल कहाँ पे था, फोर्थ वाले पे था, तो इसने भी प्रिंट करा दिया, ठीक है। फिर ये वाला, इसका भी कंट्रोल कहाँ पे था, फोर्थ वाले पे था, तो इसने भी प्रिंट करा दिया, ठीक है। अब ये वाला, इसका कंट्रोल कहाँ पे है, फोर्थ पे है, तो इसने भी प्रिंट करा दिया। तो यहाँ पे इस तरीके से अपने सारे के सारे जो हैं वो चाइल्ड और वो जो है जितने भी हैं वो सब एग्जीक्यूट हो चुके हैं, राइट। तो अब यहाँ पे देखो कि टोटल प्रोसेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड चाइल्ड प्रोसेस कितने हैं, एक पेरेंट है, बाकी सब चाइल्ड है, 7 चाइल्ड है, राइट। या 8 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 3, और 7 को ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 3 - 1, यस। तो इसका मतलब कि अगर आपके इस तरीके से n नंबर ऑफ फॉक्स हैं, राइट, कि n नंबर ऑफ फॉक है, और सारे के सारे फॉक केवल और केवल एक बार एग्जीक्यूट होने हैं इन देयर लाइफ साइकिल, ऐसा नहीं है कि कोई फॉक लूप में जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं, या फिर कोई फॉक सिर्फ किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे एग्जीक्यूट हो रहा है, नो, ऐसा नहीं है। सारे के सारे फॉर्क नॉर्मली एक बार लिखे हुए हैं कोड में, विदाउट एनी कंडीशन एंड विदाउट एनी लूप, राइट। तो आपके टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस कितने बनने, 2 की पावर n, जिसमें से एक होगा आपका पेरेंट प्रोसेस एंड एक होगा आपका कौन सा प्रोसेस, एक होगा पेरेंट प्रोसेस, और 2 की पावर n - 1 होंगे आपके चाइल्ड प्रोसेस। क्या हम यहाँ पे कोई इमेज स्पेस क्रिएट नहीं कर सकते हम यहाँ पे, हाँ है, क्या बात है, ये बढ़िया चीज़ है ये।
ज़्यादा स्पेस हो गई। ठीक है, मतलब मेरा कहने का क्या है कि अगर इफ देयर आर एन fork written normally, नॉर्मली से मेरा क्या मतलब है, विदाउट एनी कंडीशन, कि ऐसा ना हो कि इफ दिस इक्वल्स टू ज़ीरो तो फॉर्क, मतलब ऐसा ना हो कि फॉर्क किसी कंडीशन में एग्जीक्यूट हो रही है किसी में नहीं हो रही, राइट। एंड विदाउट एनी फॉर लूप, अगर फॉर लूप में होगा तो ओपन कर लेना उसको, मतलब किसी भी लूप में होगा तो ओपन कर लेना ये कितने फॉर्क को देगा, राइट। अगर लूप हुआ तो उसको ओपन कर लेना एंड आइडेंटिफाई करना कि कितने फॉर्क ये एग्जीक्यूट करेगा, राइट। तो आपकी टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस कितने हुए, 2 की पावर n, एंड टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोसेस कितने हुए, या फिर न्यू प्रोसेस कितने हुए, या फिर न्यूली क्रिएटेड प्रोसेस कितने हुए, 2 की पावर n माइनस 1। ये दोनों चीज़ों को याद रखना एंड ध्यान रखना, अगर टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस पूछा जाए तो 2 की पावर n लगाना है, अगर सिर्फ इतना पूछा जाए कितने नंबर ऑफ न्यू प्रोसेस क्रिएट हुए तो 2 की पावर n माइनस 1 फॉर्मूला लगाना है, राइट। आर यू गेटिंग इट? चलिए, नाउ अनदर कॉन्सेप्ट। अब क्या है आपका कि जो फॉर्क है वो जो वैल्यू को रिटर्न करता है, नाउ वी विल सी कि फॉर्क जो है वो कौन सी वैल्यू को रिटर्न करता है, एंड हियर कम्स द मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट। अच्छा, ये पार्ट का रोल अब तक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें क्यों नहीं आया, क्योंकि आप ध्यान से देखो, ये जो फॉर्क है इस फॉर्क की रिटर्न वैल्यू को हम कहीं पे इस्तेमाल ही नहीं कर रहे थे। अगर यहाँ पे लिखा होता इंट ए इक्वल्स टू फॉर्क, तो मतलब जो फॉर्क रिटर्न कर रहा था उसकी वैल्यू हम ए में सेव कर रहे थे, ए में स्टोर कर रहे थे, राइट। अब यहाँ पर तो हम कहीं पे फॉर्क की रिटर्न वैल्यू को स्टोर ही नहीं कर रहे। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी फॉर्क की कोई वैल्यू को स्टोर नहीं कर रहे, इस क्वेश्चन में भी फॉर्क की कहीं पे भी वैल्यू को स्टोर नहीं कर रहे, रिटर्न वैल्यू। अब जब रिटर्न वैल्यू को स्टोर ही नहीं कर रहे तो देखने का फ़ायदा क्या है कि रिटर्न वैल्यू है क्या, जब उसका कोई इस्तेमाल ही नहीं आ रहा तो, राइट। पर अब आगे से आगे जो क्वेश्चन है उसमें आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे फॉर्क की रिटर्न वैल्यू PID 1 में स्टोर हो रही है, यहाँ पे फॉर्क की वैल्यू RC में स्टोर हो रही है, देन आगे जाके वो RC इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। तो हियर कम्स द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज रिटर्न वैल्यू ऑफ फॉर्क। ठीक है, अब देखो जो फॉर्क है उसका काम क्या है, फॉर्क का काम है टू क्रिएट चाइल्ड प्रोसेस, राइट। अब अगर वो उसने वो जो चाइल्ड प्रोसेस है वो क्रिएट नहीं कर पाया, चाइल्ड प्रोसेस जो वो क्रिएट करना चाह रहा है वो चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट नहीं कर पाया, तो वो क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न करेगा -1, इफ कांट एबल टू क्रिएट, कोई रेस्ट्रिक्शंस आ गया, स्पेस ख़त्म हो गई, कर्नल ने परमिशन नहीं दी, कुछ भी हो सकता, एनी कॉज एनी रीज़न, कि अगर चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट नहीं कर पाया तो पेरेंट को क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, -1, राइट। पूरा लिख देता हूँ, रिटर्न -1 टू पेरेंट, राइट। कि ठीक है। सेकंड, अगर जो है वो चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो जाता है, राइट, इफ चाइल्ड प्रोसेस क्रिएटेड सक्सेसफुली, तो क्या करेगा, तो रिटर्न करेगा 0 टू चाइल्ड। क्यों? क्योंकि चाइल्ड में भी तो आपका चाइल्ड इज द एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द पेरेंट, राइट। तो जो वेरिएबल पेरेंट में होंगे वो चाइल्ड में भी होंगे, तो अगर पेरेंट में कोई वेरिएबल फॉक की रिटर्न वैल्यू को स्टोर कर रहा है तो चाइल्ड में भी कोई ना कोई वेरिएबल फॉक की रिटर्न वैल्यू को स्टोर कर रहा होगा, तो वो कौन सी वैल्यू रखेगा, वो रखेगा 0, राइट। रिटर्न 0 टू द चाइल्ड इफ चाइल्ड
इज क्रिएटेड सक्सेसफुली, पूरे में लिख देता हूँ, राइट, एंड return RETURN child ID, child PID, child की प्रोसेस आईडी टू पेरेंट, राइट, कि जो अगर चाइल्ड क्रिएट हो गया तो जो चाइल्ड के अंदर वैल्यू देगा वो 0 देगा, और जो पेरेंट को वैल्यू रिटर्न करेगा वो करेगा चाइल्ड की पेरेंट आईडी, चाइल्ड की प्रोसेस आईडी, आई एम सॉरी, PID इज नॉट पेरेंट आईडी, PID इज प्रोसेस आईडी, जो चाइल्ड है उसकी चाइल्ड की जो प्रोसेस आईडी होगी डेट इट विल रिटर्न टू द पेरेंट, राइट। एंड ये जो प्रोसेस आईडी है ये जनरली जो होती है, वो जनरली नहीं हमेशा, ये ग्रेटर देन 0 होती है, राइट, और ये आपकी इक्वल्स टू 0, और ये तो आपकी नेगेटिव है ही। तो मतलब अगर फॉक कभी भी नेगेटिव वैल्यू रिटर्न कर रहा है, -1 रिटर्न कर रहा है, तो मतलब वो फॉक जो है वो अनसक्सेसफुल रहा, वो फॉक जो है वो चाइल्ड को क्रिएट नहीं कर पाया। अगर फॉर्क रिटर्न कर रहा है 0, तो इसका मतलब कि फॉर्क अपना काम कर तो चुका है, पर जो प्रोसेस है जिसके अंदर हम फॉर्क की रिटर्न वैल्यू देख रहे हैं, डेट प्रोसेस द चाइल्ड प्रोसेस जो अभी अभी न्यूली क्रिएटेड है। अगर फॉर्क की जो रिटर्न वैल्यू है डेट इज द पॉजिटिव, राइट, इट मीन्स कि इट इज द प्रोसेस आईडी ऑफ एनी प्रोसेस, राइट, PID ऑफ एनी प्रोसेस। इसका मतलब कि फॉर्क ने अपना काम कर दिया, फॉर्क ने इस करंट प्रोसेस का चाइल्ड क्रिएट कर दिया, एंड उस चाइल्ड की जो आईडी है दैट इज द गिवन आईडी, ठीक है, ऑल राइट। चलिए, ये आपका बस इतना सा कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो कंक्लूजन इज, कि अगर हम ऐसा माने कि एक वेरिएबल है इंट RET इक्वल्स टू फॉक, राइट, तो अगर आपकी RET की वैल्यू, इफ RET की वैल्यू आपकी नेगेटिव है, तो इससे हम क्या समझ सकते हैं, इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि वी आर इन पेरेंट प्लस चाइल्ड नॉट क्रिएटेड, ऑलराइट, कि आप इस समय जो कोड को देख रहे हो वो पेरेंट का कोड है और चाइल्ड इसका बना नहीं है। अगर RET की वैल्यू 0 है, इक्वल्स टू है, ठीक है, तो इससे आप क्या समझते हो कि वी आर इन चाइल्ड, कि हम चाइल्ड के कोड में हैं, प्लस चाइल्ड इज क्रिएटेड, ठीक है, मतलब चाइल्ड के कोड में देख रहे हो तो मतलब चाइल्ड तो क्रिएट हो ही गया होगा ना। और अगर आपकी जो रिटर्न वैल्यू है, रिटर्न वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, तो आप क्या समझ सकते हो, वी आर इन पेरेंट, कि हम पेरेंट के कोड को देख रहे हैं, प्लस चाइल्ड इज क्रिएटेड, सॉरी नॉट क्रिएटेड था, और ये जो चाइल्ड की आईडी है, दिस आईडी इज स्टोर्ड इन RET, ठीक है, आर यू गेटिंग इट? क्या ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? ऑल राइट, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस क्वेश्चन इज ऑफ सर्टेन कोचिंग, व्हाट्सएप पे आया था, राइट, तो अगेन मैं अपना वही पुराना वाला फंडा अपनाता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले नंबरिंग करता हूँ, राइट, एंड एक चीज़ और, जब तक हमें स्पेसिफिकली क्वेश्चन में दिया ना जाए तब तक हम हर एक जो फॉर्क है उसको सक्सेसफुल इवेंट मानते हैं, राइट, अनलेस और अनटिल इट इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, राइट, हम क्या मान के चलते हैं कि जितने ही फॉर्क हैं वो सारे के सारे सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हुए, मतलब एवरी फॉर्क इज एबल टू क्रिएट चाइल्ड, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले क्या पेरेंट प्रोसेस बनेगा, इस पेरेंट के अंदर ये चारों लाइंस होंगी,
राइट। नाउ आपको यहाँ पे ऐसे खाली नहीं छोड़ना, क्योंकि आपको ये पीआईडी की वैल्यू याद भी रखनी है, ठीक है। दिस वैल्यू कैन बी यूज लेटर। जैसे यहाँ पे पूछा गया ना कि जितने भी प्रोसेस के पहला तो कितने प्रोसेस बनेंगे, तो प्रोसेस तो 2 की पावर 4, 1 2 3 4, 2 2 4 2 8 2 16, टोटल प्रोसेस 16 होंगे, जिसमें से एक पेरेंट होगा, 15 जो होंगे वो न्यूली क्रिएटेड होंगे। बट ये पूछा है कि कितने प्रोसेस होंगे उन 16 में से जिनकी पीआईडी 1 जो है वो 0 होगा, ठीक है। इसका मतलब कि आपको यहाँ पे PID 1 PID 2 इनकी वैल्यू रिमेंबर करने की जरूरत। तो जब ये पेरेंट है, इस पेरेंट का सबसे पहले कंट्रोल होगा यहाँ पे, तो ये एग्जीक्यूट होगा। तो ये क्या करेगा, ये फॉर्क को लेगा। फॉर्क ने क्या करा, एक चाइल्ड बना दिया, एंड फॉर्क ने जो अपना चाइल्ड बनाया वो चाइल्ड एग्जैक्ट रेप्लिका था, राइट। अब जो फॉर्क है उस फॉर्क ने पेरेंट को क्या रिटर्न की होगी, पेरेंट को रिटर्न की होगी कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, राइट। तो यहाँ पे इस पेरेंट की जो वैल्यू रही होगी PID 1 की, वो क्या रही होगी, पॉजिटिव वैल्यू रही होगी। अब इस चाइल्ड को, ये इसको C1 कह देते हैं, इस चाइल्ड को जो फॉर्क ने वैल्यू रिटर्न की होगी डेट विज द 0 वैल्यू। तो यहाँ से कितनी वैल्यू रिटर्न हुई, 0, ठीक है। और इस चाइल्ड का कंट्रोल कहाँ पे होगा, सेकंड वाले पे होगा। सबको क्लियरिटी आ गई। ये जब रिटर्न वाला केस आएगा तो आप किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, बिल्कुल इस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। अब अपना नॉर्मल जो अपना लगाते हैं, अब पहले पेरेंट को सॉल्व कर लेते हैं। इसका कंट्रोल यहाँ से कहाँ पे आ गया, यहाँ से आ गया। अब यहाँ से आ गया तो इसमें क्या है, फिर से फॉर्क है, फिर से फॉर्क है, तो फिर से चाइल्ड क्रिएट हो गया, राइट, C2। एंड बी, हमने कहा था कि जो चाइल्ड है, चाइल्ड इज द एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ इट्स पेरेंट, राइट। अब इसके पेरेंट का कोड ये था। अब ध्यान से देखो, इसके पेरेंट के कोड की जो फर्स्ट लाइन थी उसमें जो PID 1 की वैल्यू है, PID 1 में इसमें फॉर्क नहीं लगी हुई है। क्यों, क्योंकि फॉर्क तो पेरेंट ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर चुका है, राइट। तो PID 1 में क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो PID 1 में क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है। हाँ, 2 3 4 अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुए, तो 2 3 4 में नई वैल्यू, मतलब ये फॉर्क रहेगा, और 2 तो अभी एग्जीक्यूट हो रहा है करंटली, तो जो फॉर्क रिटर्न करेगा डेट विल बी इन द PID 2, एंड PID 3 4 में अभी तक फॉर्क ही रहेगी क्योंकि वो अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, राइट। ना इसका कंट्रोल कहाँ पर आएगा, सेकेंड लाइन पे आएगा, ठीक है। फिर ये PID 2 एग्जीक्यूट हुआ था ना, एक सेकंड पे क्यों आएगा कि सेकंड तो भी एग्जीक्यूट हो रहा है ना। तो PID 2 एग्जीक्यूट हुआ था, तो PID 2 पेरेंट को रिटर्न करेगा पॉजिटिव, एंड चिल्ड्रन को रिटर्न करेगा 0, राइट। अब इसका कंट्रोल कहाँ से स्टार्ट होगा, C2 का यहाँ से, और इसका कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। अब इसका 3 पे आ गया तो एक और चाइल्ड क्रिएट हो जाएगा, राइट। अब आप, अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मैं आपसे बोलूं, आपका एग्जीक्यूशन तो समझ में आ गया किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है। अब देखो यहाँ पे C2 क्रिएट हुआ, तो C2 ने PID की वैल्यू कॉपी की पेरेंट से। पेरेंट में कितनी थी, CID की वैल्यू पॉजिटिव थी, तो C2 के अंदर भी पॉजिटिव आ गई, राइट। पॉजिटिव प्रोसेस से तो हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो वो वाली प्रोसेस काउंट करने हैं जिसमें PID 1 की वैल्यू 0 हो, राइट। सिमिलरली C2 से नीचे जितने भी प्रोसेस निकलेंगे उन सब में क्या PID 1 की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी। क्यों, क्योंकि दे विल बी द एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द C2, राइट। सिमिलरली यहाँ से जितने भी प्रोसेस निकलेंगे उन सब में PID 1 की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। क्यों, क्योंकि दे आर एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ पेरेंट, क्यों, और पेरेंट में क्या है कि PID 1 की वैल्यू पॉजिटिव है, राइट। बट यहाँ से जितने भी प्रोसेस निकलेंगे उन सभी के अंदर जो PID 1 की वैल्यू है वो क्या 0 रहेगी, बिल्कुल। क्यों, क्योंकि दे विल बी एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ C1। सिमिलरली इसके नीचे वाले लेवल में जितने भी प्रोसेस होंगे वो दे वर द एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ दिस प्रोसेस, और इस लेयर में जितनी भी प्रोसेस हैं, इस लेवल में जितनी भी प्रोसेस हैं, उन सब में PID 1 की वैल्यू 0 है। इसका मतलब समझ गए कि यहाँ से नीचे के जितने भी प्रोसेस होंगे उन सब में PID 1 की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी, राइट। चेक कर लो कितने प्रोसेस हैं। अब देखो
अब यहाँ पे कितनी फॉर्क है, यहाँ पे एक फॉर्क यहाँ पे है, एक फॉर्क यहाँ पे, एक फॉर्क यहाँ पे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ फॉर्क कितने हैं, 3 है। अगर इसको पेरेंट मान लिया जाए तो इस पेरेंट वाले प्रोसेस में कितनी फॉर्क है, 3 है। तो नंबर ऑफ टोटल प्रोसेस कितने हुए, 2 की पावर 3 डेट इज 8। इसका मतलब कि 8 प्रोसेसेस ऐसे होंगे जिनमें PID1 की वैल्यू 0 होगी, राइट। बाकी सारे के सारे प्रोसेस में PID1 की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, कोई ना कोई। नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि सारे के सारे फॉर्क जो हैं वो सक्सेसफुल इवेंट है। चलिए, ये क्वेश्चन को सॉल्व कराना मेरा एम नहीं था, मैंने करवा दिया। मेरे को क्या एम था कि इस तरीके का जब रिटर्न वाला आएगा तो आप ये ग्राफ किस तरीके से बनाएंगे। आई होप सो कि आपको ये ग्राफ यहाँ पे बनाना अच्छे से आ गया हो, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इसमें देखिए ए की वैल्यू 0, RC की वैल्यू, RC के अंदर फॉर्क एग्जीक्यूट हो रहा है। ये भी एक टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है, व्हाट्सएप पे आया था, ठीक है। इसमें क्या पूछा है कि कोड में कितनी बार हेलो प्रिंट होगा और ए की वैल्यू लार्जेस्ट क्या होगी। बेसिकली तो हमें इस कोड को एग्जीक्यूट कराना है। चलिए सबसे पहले नंबरिंग करते हैं अपनी। तो कैसा भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, अपना ट्रेडिशनल वे नहीं भूलना है। इसको चलो वैसे ये इधर लिख देता तो ज़रूरत नहीं पड़ती, पर यहाँ पे बड़ा सा बन जाएगा 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब आप पूरा लिखना पड़ेगा क्या, चलो पूरी नंबरिंग कर देता हूँ, डायरेक्ट सॉल्व नहीं करूँगा वरना दिक्कत हो जाएगी आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13, ठीक है। चलो पूरा प्रोसेस बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया। कंट्रोल कहाँ पर है, यहाँ पर। यहाँ पे, अब यहाँ पे कंट्रोल है, तो ये जो ए है वो ए इस वाले कोड के एक्टिवेशन रिकॉर्ड में होगा ना, तो इसके ए की वैल्यू कितनी है, 0 है। फिर एग्जीक्यूशन कहाँ पे आया, यहाँ पे आया। इसमें क्या था कि RC को फॉर्क बना दो, राइट। तो फॉर्क से क्या हुआ, एक चाइल्ड क्रिएट हो गया। अब ये चाइल्ड में क्या, ये सारी की सारी लाइंस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब पेरेंट को क्या रिटर्न हुआ होगा, RC की वैल्यू क्या होगी इसके लिए, ये पेरेंट है और ये C1 है। इसके लिए RC की वैल्यू कितनी होगी, इसके लिए होगी कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू, और इसके लिए A की वैल्यू तो 0 होगी, और RC की वैल्यू कितनी होगी इसके लिए, 0, ठीक है। नाउ कंट्रोल इस पे आ जाता है, ये क्या करेगा, A की वैल्यू को बढ़ा दिया। फिर कंट्रोल इस पे आ गया 4 पे, फिर ये क्या करेगा, RC की वैल्यू चेक करेगा, 0 है, 0 नहीं है तो ये पूरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ। फिर ये एल्स में आ गया, एल्स में क्या है कि A की वैल्यू और बढ़ गई 2, ठीक है। A की वैल्यू और बढ़ गई तो अब प्रिंट एफ हो गया, तो इसने प्रिंट करा दिया। और फिर इसने प्रिंट करा दी A की वैल्यू, तो A की वैल्यू क्या प्रिंट हुई होगी यहाँ पे, डायरेक्टली नंबर लिखता हूँ क्योंकि A की वैल्यू क्या प्रिंट हुई होगी यहाँ पे, 0 से 1 1 से 2 हुआ था ना, 0 से 1 1 से 2, ठीक है। तो अब इसका एग्जीक्यूशन पूरा ख़त्म हो गया। नाउ चाइल्ड 1 पे आ जाओ। चाइल्ड 1 का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, 2 तो हुआ था, तो इसका एग्जीक्यूशन हुआ होगा 3 से, राइट। 3 पे क्या था कि A की वैल्यू बढ़ाओ, A की वैल्यू बढ़ा दी। फिर 4, फिर 4 पे देखो RC की वैल्यू 0, बिल्कुल 0 है, तो यहाँ से क्या हुआ, RC ने एक और फॉर्क को मार दिया, तो इसने अपना एक और
चाइल्ड क्रिएट कर दिया, राइट 13। तो इस चाइल्ड के पास देखो, इस चाइल्ड के पास पूरे के पूरे अपने पेरेंट्स की कॉपी होगी, तो इसने ए की वैल्यू 1 और आर सी की वैल्यू 0, ठीक है। अब इसका एग्जीक्यूशन कहाँ से होगा, इसका एग्जीक्यूशन होगा 5th लाइन से, राइट। इसका एग्जीक्यूशन कहाँ से होगा, 5th लाइन से, नहीं सॉरी 6th लाइन से, 6th लाइन से, क्योंकि 5th पे तो आया ही था ना, ठीक है। तो अब इसका एग्जीक्यूशन कहाँ से होगा, कंटिन्यू 6th लाइन से होगा। तो चलिए इसका एग्जीक्यूशन को बाद में आगे बढ़ाएंगे, पहले इसको देख लेते हैं। ये यहाँ तक चला गया था, फिर ये कॉपी क्रिएट कर दी, फिर ए की वैल्यू को एक और बढ़ा दिया 2। अब ये इस इफ में गया तो इस एल्स में नहीं जाएगा, फिर उसके बाद में इसने प्रिंट करा दिया, तो इसने भी प्रिंट करा दिया हेलो, और फिर इसने भी ए की वैल्यू को 2 प्रिंट करा दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं इस वाले पे, इसका भी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। नाउ दिस, ये कहाँ था, 6 पे था, तो ये 6 पे था, तो 6 पे इसने ए की वैल्यू को बढ़ा के क्या कर दिया, 2 कर दिया। नाउ आर सी इक्वल्स टू 0, मतलब ये 2 कर दिया, फिर ये यहाँ पे आ गया, तो ये इफ़ के अंदर था तो ये एल्स के अंदर नहीं जाएगा, तो इसने भी क्या करा, प्रिंट करा दिया हेलो, एंड इसने भी ए की वैल्यू क्या प्रिंट करा दी, 2 प्रिंट करा दी, राइट। तो एक तरीके से 3 प्रोसेस हुआ और तीनों ने ए की वैल्यू क्या लार्जेस्ट प्रिंट कराई, 2 प्रिंट कराई, और हेलो कितनी बार प्रिंट हुआ, 3 बार हेलो प्रिंट हुआ, ठीक है। हेलो अपने पास कितनी बार प्रिंट हुआ, 3 बार, एंड लार्जेस्ट वैल्यू कितनी रही, 2 रही, ठीक है। तो हेलो कितनी बार हुआ, 3 बार, और लार्जेस्ट वैल्यू कितनी हुई, 2, ठीक है। तो ये अपने फॉर्क का सिस्टम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। नाउ हियर कम्स द वेट। वेट क्या होता है कि जब भी कोई प्रोसेस वेट को एग्जीक्यूट करेगा, तो अगर उस प्रोसेस का कोई चाइल्ड होगा तो वो अपने चाइल्ड के एग्जीक्यूशन तक वेट करेगा, राइट। व्हेन एनी प्रोसेस strike on wait, it will wait for the execution of any of its child। एनी क्यों बोला, क्योंकि हो सकता है उसके एक से ज़्यादा चाइल्ड, इफ इट है, अगर चाइल्ड है तो, राइट। अगर कोई प्रोसेस है, राइट, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये प्रोसेस है आपके पास, एक प्रोसेस ये है, एक प्रोसेस ये है, राइट। अगर ये वाला प्रोसेस वेट करे, ये वाले प्रोसेस का कंट्रोल वेट को आए, क्योंकि पेरेंट का कोड और चाइल्ड का कोड बराबर होता है, सेम ही होता है, तो पेरेंट भी वेट पे आ सकता है, चाइल्ड भी वेट पे आ सकता है। अगर चाइल्ड वेट पे आया तो वो कुछ नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इफ व्हेन अ प्रोसेस स्ट्राइक ऑन अ वेट, इट वेट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी ऑफ इट्स चाइल्ड टू कंप्लीट, राइट। अब अगर ये वेट को आया है तो ये अपने चाइल्ड को देखेगा कि उनका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो तो मैं करूँगा, पर इसका तो कोई चाइल्ड ही नहीं है, राइट। अगर ये वेट को आया तो ये कब तक रुकेगा, ये रुकेगा कि जब पहले मेरा जो चाइल्ड है वो अपना एग्जीक्यूशन ख़त्म कर ले, फिर मैं अपना एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करूँ। अगर इसके 4 प्रोसेस हैं, अगर इसके 4 चाइल्ड है, 1 2 3 4, तो ये क्या चारों का वेट करेगा, नहीं। जैसे कोई भी एक प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, ये जो पेरेंट है वो अपना एग्जीक्यूशन कंटिन्यू कर देगा, राइट। इससे हम इंश्योर कर सकते हैं कि अगर पेरेंट और चाइल्ड की एग्जीक्यूशन, एक पेरेंट ने फॉर्क कॉल करके चाइल्ड को बुलाया, फिर उसके बाद में पेरेंट को वेट मिल गया, तो फिर चाइल्ड का पहले एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा, मतलब पहले चाइल्ड की प्रिंटिंग वगैरह जो भी करनी होगी वो होगी, उसके बाद पेरेंट की होगी, राइट। फॉर एग्जांपल ये वाला कोड, अब इसमें देखो नंबरिंग कर लो, सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 एंड 7, राइट। अब देखो सबसे पहले पेरेंट है, ठीक है। अब इसमें इफ फॉर्क, सबसे पहले फॉर्क एग्जीक्यूट हुआ तो फॉर्क ने एक और कॉपी बना दी अपनी,
1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये रोमन की जगह न्यूमेरिकल में लिख रहा हूँ, समझ लेना। ठीक है, अब ये इसने अपनी कॉपी बना ली। तो अब इसने अपनी कॉपी बना ली, तो इसने पेरेंट को क्या रिटर्न क्या होगा, पेरेंट को रिटर्न क्या होगा, कोई पॉजिटिव वैल्यू। तो पेरेंट की क्या आएगी, होगी पॉजिटिव वैल्यू इक्वल्स टू 0, राइट। इसका कंट्रोल कहाँ से स्टार्ट होगा, सेकंड से स्टार्ट होगा। अब इसकी कंट्रोल इसका 0 पे आया तो पेरेंट क्या, ये पेरेंट एग्जीक्यूट करेगा, नहीं करेगा। तभी मैंने आपको बताया था कि फॉर कुछ वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं जिससे हम सेलेक्टिव वे में काम कर सकते हैं कि या तो ये पेरेंट एग्जीक्यूट करेगा या तो चाइल्ड एग्जीक्यूट करेगा। तो ये पेरेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, राइट। तो पेरेंट का कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, सीधे एल्स में। कहाँ चला गया, 4 पे चला गया। तो 4 पे ही क्या कर रहा है, वेट कर रहा है। तो वे वेट करेगा कि जब तक इसका, अगर वेट करेगा कि इसका कोई भी अगर चाइल्ड है, तो जब तक वो अपना कंप्लीट नहीं कर देता मैं वेट करूँगा। क्या इसका कोई चाइल्ड है, यस इसका चाइल्ड है, डेट इज द सी, राइट। तो ये अब अपना वेट करने लगा, इसने वेट किया। तो अब इसका चाइल्ड का एग्जीक्यूशन पूरा होगा, उसके बाद पेरेंट का एग्जीक्यूशन पूरा होगा। तो अब चाइल्ड का देखते हैं, चाइल्ड का कंट्रोल कहाँ था, 2 पे था, राइट। 2 पे था तो इसने प्रिंट करा दिया। फिर उसके बाद में 3 पे आया, फिर 4 पे आया तो वेट में कुछ है नहीं। ये 3 पे आया, अब 3 पे आया तो क्या था, एल्स था। नाउ इसके जो कोड तो इसका पूरा सेम है। अब इसके ऊपर में इफ में था 0 इक्वल्स टू 0, क्योंकि चाइल्ड है। 0 इक्वल्स टू 0 था तो ये इफ को एग्जीक्यूट किया। अब इसने इफ को एग्जीक्यूट कर दिया तो एल्स को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो इसका कंट्रोल कहाँ चला गया, लास्ट में चला गया, रिटर्न 0 पे। तो इसका हो गया कंप्लीट। नाउ ये वाला, राइट। अब इसका वेट यहाँ पे कंप्लीट हो गया, तो अब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। इसका एल्स वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। फिर इसने यहाँ पे प्रिंट करा दिया, इसने प्रिंट करा दिया पेरेंट एग्जीक्यूटिंग, और फिर ये भी एग्जिट मार गया। तो पहले क्या प्रिंट हुआ, पहले चाइल्ड वाला प्रिंट हुआ, देन ये पेरेंट वाला प्रिंट हुआ। आई होप सो कि आपको ये वेट वाला कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गया होगा, राइट। ये थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा स्पीड में करा दिया क्योंकि अभी मेरे को कहीं पे निकलना था। तो चलिए, आई होप सो कि आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गए हों एंड आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए हों। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।